Hello students, I am Nidhi and today we will discuss our remaining portion of our lesson third, Journey to the End of the Earth. It is written by Tishani Doshi. We have covered our first portion of our lesson. Now we will discuss second portion, that is titled as Human Impact. Human civilization have been around for a paltry to 12,000 years, barely a few seconds on the geological clock. तो राइटर हमें बताती है कि ह्यूमन सिविलाइजेशन, पाल्ट्री का मतलब होता है लेकिंग इन इम्पोर्टेंस। तो हम लोगों ने, जैसा कि हम जानते हैं कि धरती जो है वो तो जियोलॉजिकल क्लॉक पे अगर देखें तो वो तो कई लाखों करोड़ों वर्षों पहले ही एग्जिस्टेंस में आ गई थी, लेकिन हम लोगों ने सिर्फ ह्यूमन सिविलाइजेशन कब से हुई है? महज 12,000 सालों से। तो इस बात में हमें बताती है कि इन दैट शॉर्ट amount of time we have managed to create a quite ruckus, itching and dominance our nature with our villages, towns, cities and mega cities। तो वो कहती है कि इतने छोटे से पीरियड में, यानी खाली 12,000 सालों के पीरियड में ही हम लोगों ने एक रकस यानी एक डिस्टर्बेंस क्रिएट कर दी है। एचिंग का मतलब होता है कि भाई कोई भी केमिकल जो है एल्यूमिनियम वाली चीज़ में डालकर और फिर उससे कुछ चीज़ें ड्रॉ करी जा सकती हैं। तो वो कहती है कि भाई हमने कितनी ज़्यादा डिस्टर्बेंस कर दी है, कितनी ज़्यादा एचिंग कर दी है। किस लिए? ताकि हमारा डोमिनेंस यानी पावर हो सके नेचर पर, ताकि और जितने भी हमारे विलेजेस हैं, टाउन्स हैं, सिटीज़ हैं, मेगा सिटीज़ हैं, यानी शहरों के भी शहर हैं, तो उन सब पे हम लोगों ने सिर्फ बहुत थोड़े टाइम में ही इतना ज़्यादा रकस यानी डिस्टर्बेंस क्रिएट कर दी है। द रैपिड इंक्रीज ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन हैज़ लेफ्ट अस बैटलिंग विद अदर स्पीसीज फॉर लिमिटेड रिसोर्सेज। तो हमारी जो ह्यूमन पॉपुलेशन है वो जिसका बिल्कुल रैपिडली इंक्रीजिंग होती जा रही है, हम लोगों ने एक बैटल लड़ी है दूसरे स्पीसीज़ के साथ, क्योंकि हमारे पास जितने भी रिसोर्सेज हैं वो सारे के सारे कितने हैं? लिमिटेड हैं। एंड द अनमेटिगेटेड बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल, यानी नॉट अनमेटिगेटेड का मतलब क्या होता है? नॉट लेसन्ड। जितने मतलब कितने इतने ज़्यादा कम जो है, जितने हम लोगों को मिले हैं उससे ज़्यादा तो हम लोगों ने इसको बर्बाद कर रखा है। बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स हम लोग यूज़ ही करते हैं, जितने भी हमारे ईंधन वगैरह, पेट्रोल, डीजल वगैरह, हैज़ नाउ क्रिएटेड अ ब्लैंकेट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड अराउंड द वर्ल्ड। और अगर हम इन सालों में जाते हैं तो इतने हज़ार सालों में हम लोगों ने इन्हीं के साथ जो है छेड़छाड़ करके, इनका यूज़ कर जो है हम लोगों ने एक ब्लैंकेट जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड की अराउंड द वर्ल्ड वो कवर कर दी है, विच इज़ स्लोली बट श्योरली इंक्रीजिंग द एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर। जो संभवतः ही भले ही धीरे धीरे कर लिए लेकिन इंक्रीज़ कर रही है वो। किसको? एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर को, क्योंकि हमारा जो पहले जिस हिसाब से हम लोगों को टेम्परेचर मिला करता था वो हमारा इंक्रीज़ हो चुका है। क्लाइमेट चेंज इज़ वन ऑफ द मोस्ट हॉटली कंटेस्टेड एनवायरमेंटल डिबेट्स ऑफ आवर टाइम। हमारे टाइम में जो डिबेट का सबसे ज़्यादा एनवायरनमेंट पर एक डिबेट का जो एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो रहता है वो हमेशा क्लाइमेट चेंज ही रहता है। तो यहाँ पर ऑथर हमें बताना चाह रही है, और वो डिबेट्स के जो टॉपिक्स रहते हैं वो ज़्यादातर कैसे रहते हैं? विल द वेस्ट अंटार्कटिका आइस शेल्ट मेल्ट एंटायरली। क्या अंटार्कटिका, वेस्ट अंटार्कटिका की जो आइस शीट है वो पूरी तरीके से मेल्ट हो जाएगी? वो बर्फ़ जमी हुई होती है और वो पूरी की पूरी एक शीट जैसी लगती है। विल द गल्फ स्ट्रीम ओशन करंट बी डिसरप्टेड। और उसने कहा कि गल्फ स्ट्रीम जो है वो ओशन की धाराएं जो हैं वो डिसरप्ट हो जाएंगी। विल इट बी द एंड ऑफ द वर्ल्ड एज वी नो इट। तो क्या यही संसार का जो है अंत होगा? हाँ, हो भी सकता है, मे बी और मे नॉट बी। लेकिन अब वो आगे हमें क्या समझाती है? ईदर वे, दोनों ही केसेस में अंटार्कटिका इज़ अ क्रूशियल एलिमेंट इन दिस डिबेट।
अंटार्कटिका जो है वो एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट रहा है हमारे इस डिबेट में क्लाइमेट चेंज की, नॉट जस्ट बिकॉज इट इज़ द ओनली प्लेस इन द वर्ल्ड, इसलिए नहीं क्योंकि ये सिर्फ एक ऐसा प्लेस है विच हैज़ नेवर सस्टेन्ड अ ह्यूमन पॉपुलेशन, क्योंकि इसमें कभी भी मानव जो है वो अपनी पॉपुलेशन को सस्टेन नहीं कर पाया, नहीं बना कर रख पाए हैं, एंड देयर फॉर रिमेन्स रिलेटिवली प्रिस्टाइन इन दिस रिस्पेक्ट। और ना ही इसलिए क्योंकि ये ओरिजिनल कंडीशन में, प्रिस्टाइन का मतलब होता है इन इट्स ओरिजिनल कंडीशन, और ये भी नहीं है कि ये अपने आप को अभी तक अपनी ओरिजिनल कंडीशन में भी बनाए हुए है अंटार्कटिका, बट फॉर मोर इम्पॉर्टेंटली, लेकिन सबसे ज़्यादा जो बात हमारी इस चीज़ की डिबेट की रहती है, बिकॉज इट होल्ड्स इन इट्स आइस कोर हाफ मिलियन ईयर्स ओल्ड कार्बन रिकॉर्ड्स ट्रैप्ड इन इट्स लेयर ऑफ आइस, बल्कि इसलिए क्योंकि इसने अपनी आइस कोर्स यानी आइस के अंदर 500,000 ईयर्स का मतलब लगभग हो गया 5 लाख साल पहले, तो 5 लाख साल पहले के भी हमें अवशेष ढूंढने की ज़रूरत होती है। सी अब हम लोग जो हैं अगर अंटार्कटिका को सही तरीके से विज़िट करें, उस पर सर्च करें, तो हमें जैसे हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ करते हैं, तो उसी तरीके से पुराने जितने भी लोग हुए होंगे या अदर स्पीसीज़ जितने भी एनिमल्स वगैरह रहे होंगे, उन लोगों ने भी सेम वो करा होगा, तो वो कुछ जो है कुछ पोर्शन उसका अंटार्कटिका में भी चला जाता था, तो कार्बन जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो धीरे धीरे उन परतों में भी, उस आइस कोर्स में भी जाकर ट्रैप हो रखी है, जिसमें कि हमें उसकी लेयर्स ऑफ आइस में हमें शायद वो कार्बन के रिकॉर्ड मिल सकते हैं, जो कि 5 लाख सालों पहले के भी हो सकते हैं। If we want to study and examine the Earth's past, present and future, Antarctica is the best place to go. अगर हम सही माने में अर्थ के पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर के बारे में जानना चाहते हैं, तो हमें एग्ज़ामिन करना चाहते हैं, तो हमें अंटार्कटिका ही एक ऐसी जगह है जहाँ पर हमें जाना चाहिए। Students on Ice, the program I was working on with Shokalsky, aims to do exactly this by taking high school students to the end of the world. तो स्टूडेंट्स ऑन आइस नाम का जो प्रोग्राम था जिसके साथ मैं वर्क कर रही थी शुकल्सकी में, उसका मेन एम जो था वो यही था कि भाई हाई स्कूल के स्टूडेंट्स को एंड ऑफ द वर्ल्ड यानी नॉर्थ पोल साउथ पोल में ले जाया जाए, और प्रोवाइडिंग देम इंस्पायरिंग एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ विच विल हेल्प देम फॉस्टर अ न्यू अंडरस्टैंडिंग, ताकि वो एक और उनको एक ऐसी एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो दिलवाई जाएँ ताकि वो एक क्रिएट कर सके एक नई अंडरस्टैंडिंग और रिस्पेक्ट ला सके अपने प्लानट के लिए, दैट इज़ अर्थ। इट हैज़ बीन इन ऑपरेशन फॉर 6 years नाउ। इस प्रोग्राम को, स्टूडेंट्स ऑन आइस प्रोग्राम को चलते हुए अब लगभग 6 साल हो चुके हैं, जिसका हेडेड बाय अ कनाडियन जियोफ ग्रीन, जिसको हेड कौन करते हैं, कनाडा के हैं वो एक इंसान जिसका नाम है जियोफ ग्रीन, हु गॉट टायर्ड ऑफ, जो थक चुके हैं, ऑफ कार्टिंग का मतलब होता है कैरी, कार्टिंग सेलिब्रिटीज़ को ले जाकर रिटायर्ड रिच क्यूरोसिटी सीकर्स, जितने भी रिटायर्ड बूढ़े लोग हैं, रिच लोग हैं, या जिनको क्यूरोसिटी होती है घूमने फिरने की, हु कुड ओनली गिव बैक का मतलब उन्होंने गिव बैक ही करा है, यानी उन्होंने वापस वहाँ की दशा देखने के बाद, वापस आने के बाद कोई ख़ास उनका रिएक्शन सा नहीं था इन अ लिमिटेड वे विद स्टूडेंट्स ऑन आइस। लेकिन जो स्टूडेंट्स ऑन आइस जो हैं, जो हाई स्कूल के स्टूडेंट्स हैं, ही ऑफ़र्स, जब उन्होंने ऑफ़र किया जियोफ ग्रीन ने, द फ्यूचर जनरेशन, क्योंकि वही फ्यूचर जनरेशन होगी पॉलिसी मेकर, क्योंकि वो जब पढ़ लिख लेंगे तो पॉलिसी मेकर्स जो बनेंगे, अ लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस एट एन एज व्हेन दे आर रेडी टू ऑब्जर्व, लर्न एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली एक्ट। तो इन बूढ़े लोगों में तो कुछ हुआ नहीं, क्योंकि उन्होंने तो गिव बैक कर दिया था, ठीक, लेकिन उन्होंने क्या कहा, क्योंकि ये हमारे लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस होंगे उन बच्चों के लिए, क्योंकि वो इस उम्र में होते हैं, क्योंकि जिस उम्र में रेडी टू अब्जॉर्ब रहते हैं वो लर्न करने के लिए, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि वो वापस आने के बाद उसकी दशा देखने के बाद, अंटार्कटिका में क्या हाल चल रहा है उसकी दशा देखने के बाद वो ज़रूर एक्ट भी करेंगे। द रीज़न द प्रोग्राम हैज़ बीन सो सक्सेसफुल इज़
इज़ बिकॉज, अब यहाँ पर हमारा एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, वो पूछती भी है ऑथर, सॉरी एग्जामिनर, कि भाई क्या रीज़न रहा है इस प्रोग्राम का सक्सेसफुल रहने का। बिकॉज इट इज़ इम्पॉसिबल टू गो एनी वेयर नियर द साउथ पोल एंड नॉट बी अफेक्टेड बाय इट, कि वो बहुत ज़्यादा इम्पॉसिबल है कि हम साउथ पोल के आसपास कहीं भी चले जाएं और हम उससे अफेक्टेड ना हों, यानी हम पर हमारी मनोदशा जो है वो बदले ना, हम उस पर सोचने के लिए मजबूर ना हो जाएं। इट्स ईजी टू बी ब्लेज होता है अनइंटरेस्टेड बिकॉज ऑफ फ्रीक्वेंट एक्सपोजर, यानी थक जाते हैं। अबाउट पोलर आइस कैप मेल्टिंग, हम वहाँ पर वो थक तो जाते हैं, वो किस बारे में बात कर आइस कैप्स मेल्टिंग जो हो रही हैं, वाइल सिटिंग इन द कंफर्ट जोन ऑफ आवर रिस्पेक्टिव लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड थोड़ी सरल भाषा में बताया जाए तो हमें एक ये बता देते हैं कि हम अर्थ में अभी कहाँ पर हैं, तो इसकी हेल्प से लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड की, तो हम तो सिर्फ इतना सा ही कर पाते हैं। बट व्हेन यू कैन विजुअली सी ग्लेशियर रिट्रीटिंग, लेकिन जब आप इतनी दूर से बैठ के सोचोगे साउथ पोल के बारे में तो तुम्हें सिर्फ इतना ही पता चलेगा कि आइस कैप्स जो हैं वो मेल्टिंग हो रहे हैं, लेकिन जब हम अपनी आँखों से उसको एक्चुअल में ग्लेशियर्स को रिट्रीटिंग मतलब छोटा होते हुए देखते हैं, एंड आइस शेल्फ्स क्लॉप्सिंग, और आइस शेल्फ्स को जो है वो ख़त्म होते हुए देखते हैं, यू बिगन टू रियलाइज दैट द थ्रेट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग इज़ वेरी रियल। तो हमें पता चलता है कि जो हमारा डर है ग्लोबल वार्मिंग का वो वाकई में ही सच्चा है। अंटार्कटिका बिकॉज ऑफ आवर सिंपल इकोसिस्टम आप सभी के सभी जानते ही हैं, एंड लैक ऑफ बायोडाइवर्सिटी यानी लिमिटेड वैरायटी। तो बिकॉज ऑफ हर सिंपल इकोसिस्टम और लैक ऑफ बायोडाइवर्सिटी इट इज़ द परफेक्ट प्लेस टू स्टडी हाउ लिटल चेंजेस इन द एनवायरनमेंट, कि कितना यहाँ पर जाने के बाद आपको एक परफेक्ट प्लेस मिल जाता है स्टडी करने का, कि भाई एक छोटा सा चेंज जो है एनवायरनमेंट में कैन हैव बिग रिपरकशंस होते हैं जो बड़े ख़तरनाक रिज़ल्ट हो जाते हैं। तो एक छोटे से चेंज आने के बाद भी कितने बड़े बड़े रिपरकशंस होते हैं, यानी बड़े ख़तरनाक से रिज़ल्ट हमारे एक छोटी सी चीज़ के हो सकते हैं चेंज अगर आता है। टेक द माइक्रोस्कोपिक फाइटोप्लांक्टन होता है, अभी हमें आगे पता चल जाएगा प्लांक्टन क्या होते हैं। फाइटोप्लांक्टन दोज ग्रासेस ऑफ द सीज, वो ग्रासेस सीज की दैट नरिश एंड सस्टेन द एंटायर साउदर्न ओशियन फूड चेन, जो साउदर्न ओशियन फूड चेन बनाए रखता है, उसको नरिश करता है, उसको बना कर रखता है। दीज सिंगल सेल्स्ड प्लांट यूज़ द सन एनर्जी टू असिमिलेट का मतलब होता है टेक इन यानी अंदर ले लेना। तो ये जो सिंगल सेल प्लांट यानी प्लांक्टन जो होते हैं वो जो है सिंगल सेल प्लांट सन से एनर्जी जो है वो कार्बन जो है वो ले रहे हैं, असिमिलेट कर रहे हैं, एंड सिंथेसिस ऑर्गेनिक कंपाउंड, और वो बनाते हैं मेक समथिंग केमिकली। सिंथेसिस का मतलब क्या होता है मेक समथिंग केमिकली, और वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हैं वो बना रहे हैं इन दैट वंडरस, मतलब दैट मीन्स हम अपनी नॉर्मल आँखों से या नंगी आँखों से नहीं देख सकते, इसीलिए उसने माइक्रोस्कोपिक वर्ड यूज़ यहाँ पर किया है। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ, और सबसे इम्पॉर्टेंट ऑफ प्रोसेस जो है, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, जैसा कि हमने आज तक बचपन से ही पढ़ा है कि इस प्रोसेस को जो है फोटोसिंथेसिस बोला जाता है। साइंटिस्ट वांट दैट अ फर्दर डिप्लीशन इन द ओजोन लेयर विल अफेक्ट द एक्टिविटीज़ ऑफ फाइटोप्लांक्टन। तो साइंटिस्ट ने हमें वार्न भी कर रखा है कि अगर इसमें और ज़्यादा डिप्लीशन होती है यानी और ज़्यादा अगर ओजोन लेयर घटती है तो ये एक्टिविटीज़, किसकी एक्टिविटीज़, फाइटोप्लांक्टन की एक्टिविटीज़ को ज़रूर अफेक्ट करेगी, विच इन टर्न विल अफेक्ट द लाइफ्स ऑफ और मरीन एनिमल्स। और ये जो बदले में जो इसका अफेक्ट जो पड़ेगा वो किन पर पड़ेगा, लाइफ्स ऑफ ऑल मरीन एनिमल्स एंड द बर्ड्स ऑफ द रीजन, जो वहाँ के बर्ड्स हैं और मरीन लाइफ जितनी भी है उस पर बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ेगा। एंड द ग्लोबल कार्बन साइकिल, और किस पर इफ़ेक्ट पड़ेगा, ग्लोबल कार्बन साइकिल पर। इन द पैरेबल का मतलब होता है शॉर्ट स्टोरी। अगर शॉर्ट स्टोरी ऑफ द
टर्म की हम बात करते हैं, देयर इज़ अ ग्रेट मेटाफर, मेटाफर एज यू ऑल नो, जो सिम्बॉलिकली रिप्रेजेंट करता है समथिंग एल्स फॉर एग्जिस्टेंस। देयर इज़ अ ग्रेट मेटाफर फॉर एग्जिस्टेंस, जो अस्तित्व के लिए एक सिम्बॉलिकली हमें अलग तरीके से ही बताता है। टेक केयर ऑफ द स्मॉल थिंग्स एंड द बिग थिंग्स विल फॉल इनटू प्लेस। तो उसको जो है वो छोटी छोटी चीज़ों का अगर वो ध्यान रखता है तो बिग थिंग्स, जो बड़ी बड़ी चीज़ें हैं, वो ऑटोमेटिकली अपने आप ही होती रहेंगी। तो यहाँ पर हम अपने चैप्टर को, जो हमारा सेकंड इसमें टाइटल था ह्यूमन इम्पैक्ट, उसको हमने समझ लिया है। वी विल डिस्कस द रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द लेसन in next video. Till then, take care of yourself. Thank you for watching the video.